वैसे तो Eloque Lenovo की काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, लेकिन इस बार इसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। Lenovo से मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे सही नहीं लगा, आइए पता लगाते हैं। हाँ जी, हम Intel Arc A530M Eloque की ही बात कर रहे हैं। ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। रुके रहिए, सब बता रहा हूँ, आगे सब क्लियर कर दूंगा। परचेज करना भी चाहिए या नहीं, पहले मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ, फिर बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, इसके अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रिजोल्यूशन है 9020x1080p। IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर वाला पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, G-Sync इनेबल्ड है, 350 निट्स की ब्राइटनेस ब्रांड बता रहा है, लेकिन 322 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी करीब करीब आपको। 100% sRGB ब्रांड ने बताया है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करें तो 73% ARGB इसके अंदर मिलेगी, 76% DCI-P3 आपको मिलेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कोई 100% एक्यूरेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्रांड ने अगर 100% sRGB बोला है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास होगा, क्योंकि ये जो sRGB है इसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, आसानी से कहीं एक जगह लिखा हुआ नहीं मिलता। इसके अंदर i5 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12450HX 8 कोर वाला ये प्रोसेसर है। 4 P कोर्स मिलते हैं, 4 E कोर्स मिलते हैं एंड 12 थ्रेड्स इस प्रोसेसर के अंदर दिए गए हैं। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस एंड X का मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एल्डर लेक आर्किटेक्चर पे बना है। Intel Arc का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, Intel Arc A530M 4GB इसके अंदर GDDR6 VRAM दी गई है। 70 से 75 वॉट आप इसकी TGP मान के चलो, इतनी होगी, एंड 60 से 95 वॉट तक इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक इसके अंदर 8GB की DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली पहले से मिलती है। 2 रैम स्लॉट इसके अंदर दिए गए हैं, जिससे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर 512GB की M.2 NVMe SSD दी गई है, जिसका साइज़ है 2242, जो कि Gen 4 एक SSD है एंड एक NVMe स्लॉट भी इसके अंदर दिया गया है। 60 वाट आवर की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, 170 वाट का अडाप्टर दिया गया है, 140 वाट टाइप C चार्जिंग ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। मक स्विच भी इसके अंदर दिया गया है, Wi-Fi 6 भी दिया गया है, Bluetooth 5.2 भी दिया गया है। 1 ईयर की आपको कोरियर या कैरी इन वारंटी मिल जाती है, 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी भी मिल जाती है। अब मैं आपको इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बताता हूं कि ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्टैंड कहां पे करती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस प्रोसेसर के कंपैरिजन में कैसी है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, Cinebench R23 स्कोर आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा है इसका दूसरे प्रोसेसर्स के साथ में, जो कि इसके समकक्ष प्रोसेसर हैं। तो 12450HX जो कि इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर, तो ये जो है वो डैश में लगे हुए 12450H जो प्रोसेसर है डैश के अंदर लगा हुआ, इसका ही छोटा भाई आप समझिए। ये ओवरक्लॉकेबल है, ये नॉर्मल H वाला है, बस इसमें X नहीं है। तो इससे भी ये 8% कम परफॉर्म कर रहा है, जबकि इसे बेटर परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी सेम ही है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी समझ के चलो कि अगर सेम प्रोसेसर को डिफरेंट लैपटॉप्स के अंदर डाल दिया जाए तो हर एक लैपटॉप के अंदर उस प्रोसेसर का स्कोर अलग आएगा, क्योंकि हर एक लैपटॉप का थर्मल सिस्टम डिफरेंट होता है, अलग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है। अब दूसरा स्कोर मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, Geekbench 6 का स्कोर। इसमें आप देखिए सिंगल एंड मल्टी कोर स्कोर दोनों में ही 12450HX H वाले से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि HX बस एक गिमिक है, ओवरक्लॉकेबल होना तो दूर की बात है, ये H जैसा भी परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे PC Mark 10 का स्कोर। इसमें भी आप देखिए, इसमें ओवरऑल एसेंशियल प्रोडक्टिविटी तीनों में ही 12450HX अंडर परफॉर्म कर रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन जैसा परफॉर्म करना चाहिए ना वैसा नहीं कर रहा है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात करें, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या कितने भी क्रिएटिव ऐप्स हो गई, जो भी क्रिएटिव ऐप्स होती हैं, उनमें ये सबको सरपास कर रहा है। 31% तक बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि क्रिएटिव ऐप्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन ये जो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है ना, इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वीक थर्मल सिस्टम है इस लैपटॉप के अंदर, उसका अंदाज़ा मुझे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में यानी कि ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। ये पूरा इंटेल का लैपटॉप है, तो इंटेल आगे इसे ट्यून भी कर सकता है, ऑप्टिमाइज भी कर सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये देखना है। ये कुछ टाइम बीत जाएगा तभी पता चलेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 3D Mark 11 टाइम स्पाई स्कोर। ये जो है ग्राफिक की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होता है। आर्क कितना परफॉर्म बेटर कर रहा है या बेकार कर रहा है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 2050 के बारे में जानते हो, 3050 के बारे में जानते हो।
तो वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। यहाँ मैंने 3050 वाले भी लैपटॉप डाले हैं कंपैरिजन में एंड 2050 वाले भी लैपटॉप डाले हैं। इसमें भी आप देखिए CPU स्कोर इसमें भी गिरा हुआ है, तो कुछ तो सीरियस मैटर है इस लैपटॉप का। हालांकि एक बात ये भी है कि ये जो 5 से 10% का डिफरेंस है ये यूज़र के एंड पे शायद इतना मैटर ना करे। हम लोग एनालिस्ट हैं, हम पता लगा देते हैं 5-10% का डिफरेंस और हमें फील भी हो जाता है 5-10% का डिफरेंस। लेकिन नॉर्मल यूज़र जो कि ज़्यादा लैपटॉप यूज़ नहीं करा हुआ है वो अपना पहला लैपटॉप खरीदेगा, वो इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रांड अगर इसे HX करके मार्केट कर रहा है, ओवरक्लॉकेबल करके मार्केट कर रहा है, तो प्रोसेसर को वैसे परफॉर्म करना भी चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं आपके सामने ये चीज़ लेकर के आऊँ कि अगर कोई प्रोसेसर वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए तो फिर तो ये तो गलत है। अब आप मुझे ज़रा नीचे कमेंट करके बताओ क्या पॉइंट हुआ इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाने का इस प्रोसेसर को, जब इसे बाकियों के जैसे ही काम करना है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं इस लैपटॉप के बारे में आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, किसी ब्रांड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं इसका फिजिकल रिव्यू करने का भी ट्राई करूंगा अगर मैं इसे अरेंज कर पाया तो। फिलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सटीक बैठेंगी और शायद हमारी एनालिसिस से कुछ भी बचेगा भी नहीं। अगर मैं इसका फिजिकल रिव्यू कर रहा होता आपके सामने, अभी मैं डब्बा खोल रहा होता, सारी चीज़ें मैं इसकी एक्सप्लेन कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं मैं इतना खुल के नहीं बोल पाता जो कि मैं अभी खुल के आपसे बात कर रहा हूँ सारी चीज़ों के बारे में, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो ये भी एक समझने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल रिव्यूज़ लाएं, प्रोडक्ट रख कर ही बात करें और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आए, तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल रिव्यू भी प्रोवाइड कर सकें, जो कि हम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फिजिकल प्रोडक्ट होगा बंदे के पास तो ही बंदा जेन्युइन बताएगा या फिर वो बता पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। अगर प्रोडक्ट मेरे हाथ में है तो ज़रूरी थोड़ी ना मैं सच ही बोलूँगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ब्रांड का भी कुछ इन्फ्लुएंस हो। अगर आप ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल अनबायस्ड होकर के जेन्युइन तरीके से अपनी सारी ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देते रहें, हर एक लैपटॉप को चेक करके बताते रहें, तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आपकी अटेंशन लग रही है। आप हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाया है पास्ट में भी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। अब हम डेडिकेटेडली इसके ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इस लैपटॉप का अट्रैक्शन पॉइंट है और ये नया ग्राफिक कार्ड है। अभी तक आप RTX 2050 के बारे में जानते हैं, 1650 के बारे में जानते हैं, इस प्राइस रेंज में RTX 3050 के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये नया ग्राफिक कार्ड है, तो इसके बारे में थोड़ी समझ लीजिए, जिससे कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये ग्राफिक कार्ड है कैसा। इंटेल ने बनाया है तो ज़रूरी नहीं है अच्छा ही हो, और अच्छा हो भी सकता है, जानिए फिर पता चलेगा। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 2050 से RTX 2050 से ARC 530M काफ़ी बेटर है। 3050 के लेवल का GPU आप इसे मान के चल सकते हो कुछ देर के लिए। 2050 के कंपैरिजन में ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता दिखा। तो ये जो प्रॉब्लम मुझे लगी, ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम लगी, जो कि फिक्स होने में टाइम लेगी, हो भी सकती है। हो सकता है ये फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिए जाते हैं और ऑप्टिमाइजेशन टाइम टू टाइम होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। लेकिन अभी कुछ भी कंक्रीट तरीके से कहना मुश्किल है। अगर हम इसे एनवीडिया के कंपैरिजन में देखें तो एनवीडिया जो है वो पायनियर है अपग्रेड्स के मामले में। GeForce एक्सपीरियंस, इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि एनवीडिया के जो भी ग्राफिक कार्ड होते हैं उनके ड्राइवर्स को अपडेट कर देता है, और अपडेट कर देता है जो कि सर्वर से उठाता है अपडेट्स को। और सर्वर पर भी अपडेट्स जो हैं वो महीने में कई बार 2 बार 3 बार 4 बार या फिर साल में कई बार अपडेट्स आते रहते हैं। तो हमें एक कम से कम मन की शांति मिलती है कि हमारे ग्राफिक कार्ड के अंदर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं आ रही है तो हमारे ग्राफिक कार्ड के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है, और हमारा ग्राफिक कार्ड बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से परफॉर्म करता है। क्योंकि हार्डवेयर को तो अपग्रेड कर नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट में जितना भी ऑप्टिमाइज बेटर तरीके से कर सकते हैं वो एनवीडिया करता रहता है साल में कई बार कोई सॉफ्टवेयर लैग करता है या कुछ बग वगैरह होते हैं, तो ये जो अपडेट की प्रोसेस है इसकी हेल्प से परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिलती है और मज़ा आता है बहुत। एनवीडिया के पास एक कंसेप्ट और है कि ये डेडिकेटेड स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह के गेम रेडी ड्राइवर्स होते हैं एंड एक तरह के स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स होते हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिव ऐप्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखते हैं और टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकालते हैं अगर आप स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स पे अपने लैपटॉप को रखेंगे। क्रिएटिव ऐप्स के अंदर काफ़ी आपको बूस्ट देखने को मिलता है। ये जो अपना ARC ग्राफिक कार्ड है तो मार्केट में ये नया है, टेक्नोलॉजी नई है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं
क्रिएटिव ऐप्स या जो भी तरह के सॉफ्टवेयर जो इस ग्राफिक कार्ड पे रन करेंगे उनको भी इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंजीनियर्स पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या कहाँ पे स्लो पड़ रहा है या कहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है, तो उसकी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है पीछे बैकएंड में चेक करके। इस ग्राफिक कार्ड के अंदर XeSS इंटेल की टेक्नोलॉजी है एंड ये DLSS से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन XeSS की वाइड सपोर्ट आपको सारे गेम्स में नहीं मिलती है। DLSS ज़्यादातर गेम्स में आपको सपोर्ट मिल जाती है। जहाँ भी DLSS की सपोर्ट है या XeSS की सपोर्ट है आप काम तो कर ही सकते हो, लेकिन DLSS का फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर गेम्स में वो है सोचना नहीं पड़ता और आप अपस्केलिंग मेथड का यूज़ करके, मतलब इसका ही यूज़ करके FPS आप बढ़ा सकते हो आराम से, जो कि ज़्यादातर गेम्स अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा FPS नहीं निकाल के दे पा रहे हैं NVIDIA में निकालेंगे। FSR भी एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे में ही ब्रांड में काम करती है, जैसे कि AMD, इंटेल, NVIDIA सबको सपोर्ट करती है। अगर गेम के अंदर सपोर्ट होगी तो आप यूज़ कर सकते हो। इस ग्राफिक कार्ड की TGP की बात करें तो 70 से 75 वाट के आसपास ये होगी। गेम्स के अंदर जब टेस्टिंग की गई तो मैक्सिमम 67 वाट तक ये पहुंचा, तो इससे यही पता चलता है कि 70 या 75 फिक्स वाट होगी इसके अंदर। अच्छा, ये जो वाटेज है इस ग्राफिक कार्ड की, पकड़ के मत बैठ जाना आप कि इसमें इतनी है तो सब में उतनी होगी। हर एक लैपटॉप के अंदर ये वाटेज वेरी करती है लैपटॉप के थर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ब्रांड क्या आपको ग्राफिक्स पावर देना चाहता है ये सब ब्रांड डिसाइड करता है। ये वाला पार्ट जो है स्पेशली बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, देखना चाहें देख लीजिए। देखिए, अगर आप बरेली के अंदर हैं और ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट से लैपटॉप परचेज नहीं करना चाहते हैं, कोई ऑफलाइन स्टोर ढूंढ रहे हैं और ट्रस्टेड लैपटॉप स्टोर ढूंढ रहे हैं जहां से कि आप लैपटॉप को परचेज करें तो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, या फिर कभी आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाए या लैपटॉप के अंदर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको कम से कम शॉपकीपर सपोर्ट तो करे, आपकी हेल्प तो करे। तो ऐसे में मैं आपको अपने कंटेंट पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। एक एक करके समझिए। ये जो हमारे कंटेंट पार्टनर्स हैं, इनके यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, लैपटॉप्स को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले कंटेंट पार्टनर हैं BL कंप्यूटर्स। इनके स्टोर पे आपको विजिट करना चाहिए। अगर आपको एसर का लैपटॉप चाहिए, लेनोवो का चाहिए, HP का चाहिए, डेल का चाहिए, आपको सारे लैपटॉप मिल जाते हैं। बेसिक से लेके बिजनेस, गेमिंग, हर तरह का लैपटॉप इनके यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप PCB बिल्ड करना चाहते हैं तो भी इनके यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। एक ही रूफ के अंदर आपको सारी चीज़ें, सारी सर्विस मिल जाती है। ये जो है एक्सक्लूसिव एसर स्टोर भी है, तो एसर के ऑफिशियल पार्टनर भी हैं, तो आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर मैं आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ तो फिर आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना तो शायद आप मुझ पर ट्रस्ट करते होंगे। हमारे सेकंड कंटेंट पार्टनर की बात करें तो ये हैं DG एंटरप्राइजेस। ये जो है एक्सक्लूसिव एसस का स्टोर है बरेली के अंदर। तो अगर आपको आसूस का कोई भी लैपटॉप परचेज़ करना है या फिर इसके अलावा किसी भी ब्रांड के लैपटॉप परचेज़ करने हैं तो भी आप इनके यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये आसूस एंड दूसरे ब्रांड सब में ही डील करते हैं। एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी लैपटॉप प्लान करते हो या परचेज़ करते हो इन स्टोर से, तो आपको जो है एकदम टॉप नॉच सर्विस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको हेसल फ्री एकदम एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप स्टोर ओनर्स हैं ये हमारे कंटेंट पार्टनर भी हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर आपका कोई भी लैपटॉप प्लान करने का, परचेज करने का मन कर रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं हमारे वीडियो को, समझते हैं कि भाई ये लैपटॉप परचेज करने लायक है भी या नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए, 2-3 लेयर्स की अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है इसमें 4K वाली, आसानी से करवा देगा। उससे ज़्यादा में लैग करेगा ये लैपटॉप। कोडिंग, ऑफिस, प्रोडक्टिव टास्क, म्यूज़िक प्रोडक्शन, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क, क्योंकि 100% sRGB वाला डिस्प्ले इसके अंदर है, वो सब कुछ ही आराम से करवा देगा। डिस्प्ले कलर एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जितने भी आपको थंबनेल्स वगैरह एडिट करने हैं या फिर आपको डेडिकेटेड फ़ोटो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लो टू मीडियम ग्राफिक्स पर ये जो लैपटॉप है आपको सारे गेम्स चलवा देगा। एवरेज 60 FPS आप मान के चलो। बाकी ई स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा FPS आपको मिलते ही हैं, 150 के भी पार निकल जाते हैं, कई बार 200-300 भी मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गेम। तो वो तो वहाँ सिनेरियो इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग के अलावा दूसरे काम करने हैं आराम से ले सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ आप गेम प्लस स्ट्रीमिंग के हिसाब से देख रहे हो तो मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आपके पास बेटर ऑप्शंस भी हैं। कोई 3050 वाला लैपटॉप लेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वहाँ आपको NVIDIA का टॉप नॉच सपोर्ट मिलेगा, प्लस प्रोसेसर भी बेटर परफॉर्म करेगा इससे। मैं आपको एक लैपटॉप सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। IdeaPad Gaming 3 6600H RTX 3050 इसके अंदर है।
एंड बहुत अच्छा लैपटॉप है ये, आप ले सकते हो। लेनोवो का ही दूसरा लैपटॉप है ये। मैंने फिलहाल आपको इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये लेना है नहीं लेना है। मेरे अकॉर्डिंग ये उतना रिकमेंडेड नहीं है। आपकी कोई ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। काफ़ी लोग इस लैपटॉप के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे इसका वीडियो बनाना था। कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।